Hi, welcome back to my channel. I am Dr. Rizwana. When you are a researcher, definitely you are struggling to having some good results in your hand so that you can compile them in a well manner and can publish it in a good, well-reputed journal ताकि आपकी डिग्री सिक्योर हो and you have a impactful research publications. So being a researcher जहाँ आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल डेवलप करें, अपनी रिसर्च को अच्छे से कंडक्ट करें और अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करें, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी इस तमाम जर्नी को, इस तमाम एफर्ट को और जो रिसर्च आपके पास आए हैं उनको अच्छे तरीके से साइंटिफिक कम्युनिटी या रिसर्च कम्युनिटी के सामने पेश कर सकें। तो आपके डाटा की रिप्रेजेंटेशन, एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन भी उतनी ही ज़रूरी है और इसके लिए भी आपको एक ख़ास स्किल जो है उसको सीखना पड़ता है, दैट इज़ द राइटिंग ऑफ योर रिसर्च पेपर. So in this video we are going to know in detail what is research paper, what is the body of the research paper and what is the step-by-step guide to write a good research paper for the beginners. So stay tuned. Let's move to the first question, which is very important for a student who is going to understand what is a research paper. Research paper in simple words आपके किसी भी research topic की written form में representation है जिसको आप किसी journal में publish करवाते हैं and make it open for the community ताकि नए आने वाले researchers आपकी की हुई research को पढ़ें और उससे फ़ायदा उठाएं और उससे अगले step की research को plan करें. आपकी रिसर्च जितनी इम्पैक्टफुल होगी, आपका रिसर्च जितने ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करेगी उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. जितना बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने इसमें पेश किया होगा उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी और उतने ज़्यादा अच्छे हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में वो पब्लिश होगी. Now let's move what is the body of the research paper. When we look at the body of the research paper starts with the title and then moves through the list of the writers, the persons who contribute in the whole process, research conduction and research writing. They will be the author of this research article. Title के बाद research paper का अगला हिस्सा abstract होते हैं. आप abstract के साथ ही आप कुछ important keywords mention करते हैं जो कि आपके उस खास रिसर्च पेपर में यूज़ हुए हैं और उस रिसर्च पेपर की जान है. हम आगे जाके डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से आप रिसर्च कीवर्ड्स की सिलेक्शन करते हैं और उनको कहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी होता है. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च पेपर जिसको इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल, रिजल्ट एंड डिस्कशन और कंक्लूजन पोर्शन जो है वो बनाते हैं. उसके बाद रेफरेंसेस आते हैं और इस तरह से आपकी कंडक्ट की हुई रिसर्च विद द लिटरेचर, विद द बैकग्राउंड स्टडीज और आपके रिजल्ट्स और आपके कंक्लूजन्स और आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से एक कम्युनिटी के सामने आती है और दिस इज नो ओपन फॉर ऑल टू रीड एंड टू स्टडी एंड टू गेट द आइडियाज. अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ आते हैं एंड दैट इज हाउ यू कैन राइट योर ओन रिसर्च पेपर. एक बिगनर जो है वो किस तरह से अपने अंदर करेज पैदा करे कि वो एक पेपर लिखने की तरफ आए. बिफोर मूविंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द रिसर्च पेपर, एक बात आप अच्छे से समझ लें कि वो तमाम काम जो आपने नहीं किए हुए होते आपको उतने ही मुश्किल लगते हैं चाहे आप अपनी ज़िंदगी के और मेच्योरिटी के किसी लेवल पर भी पहुंच जाएं. टू अडॉप्ट एनी प्रोसेस और उसको सीखने के लिए और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें एक्सपर्ट होने के लिए आपको पहला स्टेप लेना होता है और वो पहला स्टेप डेफिनेटली मुश्किल होता है. सो वो तमाम रिसर्चर्स जिनके पास डाटा है एंड दे आर सीकिंग फॉर द हेल्प, उनके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट advice है that start writing your own research paper by taking the guide from your seniors, from your mentors, from your supervisors and from the social media, from YouTube, from Google. There are a lot of free advices and guidelines that will help you that how you can take first step towards the writing of the research paper. So let's move toward the very first part of the research paper, that is the title of the research paper. The title of the research paper is the thing that is attracting the audience towards your research. इसको आपके मेन
टॉपिक या मेन रिसर्च प्रॉब्लम के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करना चाहिए। जो चीज़ आपने अपने रिसर्च पेपर में अच्छे से एक्सप्लेन की है उसको आपके टाइटल से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आपके टाइटल की लेंथ फ्रॉम 10 to 15 और इन सम केसेस 20 वर्ड्स तक एक्सटेंड कर सकती है, बट द आइडियल इज दैट यू कीप दैम बिटवीन 10 to 20 वर्ड्स, बट इन सम केसेस इट कैन एक्सीड आल्सो। इसके अलावा आप अपने टाइटल में एब्रीवेशंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने टाइटल को में जो यूजलेस वर्ड्स हैं, टू, अस, आवर, मी, द, फ्रॉम, इनका कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल हो और आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो, ताकि जब कोई भी उन ख़ास कीवर्ड्स के अगेंस्ट जिसके ऊपर आपने काम किया है रिसर्च पेपर सर्च कर रहा हो तो आपका पेपर टॉप पर आए। एज वी टॉक, आपके टाइटल को टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें कीवर्ड्स का मैक्सिमम यूज होना चाहिए, उसमें सपोर्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। इस तरह मिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड फॉर द फ्री रेडिकल फोटोपॉलीमराइजेशन में मिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स कीवर्ड्स हैं। रेडिकल फोटोपॉलीमराइजेशन इज द कीवर्ड। ये वो कीवर्ड हैं कि अगर गूगल सर्च में, गूगल में या किसी भी रिसर्च इंजन में कोई इन खास कीवर्ड्स को लिखेगा तो उसके अगेंस्ट आपका रिसर्च पेपर टॉप पे आए। जितना ज़्यादा आपका रिसर्च पेपर पढ़ा जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी साइटेशंस होंगी, जितनी साइटेशन होगी उतना ऑथेंटिक समझा जाएगा और आप उसको अपनी रिसर्च जर्नी में अपनी वर्क प्लेस पर काउंट कर सकते हैं कि आपकी ये रिसर्च कितनी पॉपुलर है और लोग उसको पढ़ रहे हैं। आफ्टर दैट देयर इज द नेम ऑफ द ऑथर्स। ऑथर्स के नेम आप देख सकते हैं, उनके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में ए और बी यूज किया गया है। ये उनकी एफिलिएशन इंस्टीट्यूट को जाहिर करता है और ए स्टार इज रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस ऑथर। ये वो ऑथर है जो कि इस सारे प्रोसेस को देख रहा है, ही इज़ द मेन बॉडी। और कॉरस्पॉन्डेंस ऑथर की डिटेल जब हम जर्नल का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, जर्नल में पेपर को पब्लिश करवा रहे होते हैं, वहाँ पर भी देते हैं, लेकिन पेपर में कॉरस्पॉन्डेंस ऑथर की डिटेल दे देने से ये फ़ायदा है, कोई भी रीडर जब रिसर्च पेपर पढ़ रहा है और उसको आपका पेपर बहुत रेलिवेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम रेडिकल फोटोपॉलीमराइजेशन पे है और मैं उनके लिए मिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड यूज़ करना चाहती हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम और मुझे नहीं पता कि कौन से मिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड जो हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल से लिटरेचर किया। लिटरेचर तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी वेट लैब से फ़ायदा उठा सकते हैं कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हुए और उनको आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। तो इस तरह से आपके रिसोर्सेज और आपका टाइम दोनों बच सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद से उनके साथ रब्ता कर सकते हैं और कॉरस्पॉन्डेंस ऑथर को भी इसका ये फ़ायदा है कि आप इससे कोलैबोरेशन डेवलप होते हैं, आपका काम पॉपुलर होता है और आप जो है एक लिंक डेवलप होता है और इन फ्यूचर जितनी भी इस हवाले से प्रोग्रेस हो रही होती है आप उसका पार्ट होते हैं। बाकी ये तमाम डिटेल जिसमें आपके जिस वॉल्यूम में आपका जर्नल पब्लिश हुआ है, उसका नंबर क्या है, पेजेस कौन से पेपर का पेपर है और आपके पेपर का DIO नंबर क्या है, कब आपका पेपर एक्सेप्ट हुआ, ये तमाम जो डिटेल्स हैं जो आपको जर्नल प्रोवाइड करता है। Second part of the research paper is the abstract and the use of the keyword. अब what is abstract, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है। You can go and check that video जिसमें बड़ी तफसील से बताया गया है कि आप abstract को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं और abstract बेसिकली होता क्या है, उसमें जो डाटा आपने यूज़ किया है, जो डाटा आपने कंपाइल किया है वो कहाँ से आया है। कीप दिस इन माइंड कि एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन जो है ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपके पूरे पेपर का निचोड़ है और इसमें आपने जितना भी इंट्रोडक्शन से लेकर रिजल्ट एंड डिस्कशन तक डाटा लिखा है उसको अपने ऑडियंस को उसका एक आप हाईलाइट दे रहे हैं। सो ये हाईलाइट डेफिनेटली आपके लिए कंपाइल करना मुश्किल है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द पोर्शन जो कि आप सबसे एंड पे लिखेंगे, बिकॉज दिस इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द पोर्शन जिसमें आपने बहुत क्रिटिकल होके और बहुत ज़्यादा कंसाइज और टू द पॉइंट चीज़ों को समराइज करना है, लिंकअप करना है और अपनी ऑडियंस के सामने, अपने रीडर के सामने इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी पेश करना है। द आइडिया कम्स इन योर माइंड, जब आप अपना सारा पेपर लिख लेंगे तो वो स्टोरी फॉर्मेशन जो आपको एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के लिए रिक्वायर्ड है तब उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो तमाम चीज़ें जो आपने एब्स्ट्रैक्ट को लिखते हुए जहन में रखनी है वो ये है कि आपका सबसे पहले लेंथ कितनी होनी चाहिए एब्स्ट्रैक्ट की। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट फ्रॉम 150 वर्ड टू 200 वर्ड्स तक होना चाहिए और इसमें आपने एब्रीवेशंस का इस्तेमाल
कब करना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आयनिक लिक्विड हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं और उसमें IL जो है वो आयनिक लिक्विड बार बार आयनिक लिक्विड यूज़ हो रहा है, तो आप मेन कीवर्ड के साथ पहली दफ़ा एब्रिविएशन मेंशन करके उस एब्रिविएशन को बार बार यूज़ कर सकते हैं इन सब केसेस। सबसे पहला पार्ट जो होता है एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन में, वो डेफिनेटली आपने रेपो बिल्ड करनी है। व्हाट इज़ योर वर्क इज़, उसकी पास्ट में क्या इम्पोर्टेंस रही है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आप उसमें जो काम हो चुका हुआ है आपने क्या आइडेंटिफाई किया, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर काम नहीं हुआ और उसका बहुत ज़्यादा सोशल या इकोनॉमिकल इफेक्ट आ सकता है अगर उसके ऊपर काम किया जाए। देन डेफिनेटली यू विल टॉक अबाउट द मेथडोलॉजी, आप कौन सी मेथडोलॉजी अडॉप्ट करने जा रहे हैं, एंड एट द एंड यू विल पॉइंट आउट कि आपके पास कौन से रिजल्ट्स आए एंड हाउ दे वर हेल्पफुल। तो आपने एक 150 to 200 वर्ड्स में उस तमाम वर्ड को समराइज करने की कोशिश की जो कि इन डिटेल आप अपने पूरे रिसर्च पेपर में लिखने जा रहे हैं। एक चीज़ का आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखते हुए ख्याल रखना है कि आपके एब्स्ट्रैक्ट में टेबल यूज़ नहीं होने चाहिए, रेफरेंसेस यूज़ नहीं होने चाहिए, बिकॉज इसमें आप किसी भी डेटा को इन डिटेल बता नहीं रहे, आप कोई भी रेफरेंस यूज़ नहीं कर रहे, आप अपने दिए हुए काम को, अपने किए हुए काम को यहाँ पर समराइज कर रहे हैं। In the abstract portion of the paper, you have to compile your whole work in the form of highlights, जिस तरह मैंने पहले बताया, और जो आपकी पहली कुछ लाइंस हैं वो आपके पेपर की रिप्यूट को बताती हैं। Why ionic liquids are important, लिटरेचर में कौन सा ऐसा काम हो रहा है और आप किस चीज़ के ऊपर काम करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें आप 2 से 3 पैराग्राफ में ये बताएंगे कि आपका काम जो है वो क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम आयनिक लिक्विड्स की बात करते हैं तो हम ये बताएंगे कि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो अपने रिसोर्सेज को रिटेन करने में है, हमारा जो वेस्टेज है उसको प्रॉपर तरीके से रीयूज़ करने में है। हम किस तरह से केमिकल सिंथेसिस के दौरान ऐसे प्रोसेसेस, ऐसी मेथडोलॉजी और ऐसे केमिकल्स और ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट नहीं कर रहे। सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू बिल्ड अ रैप ऑफ योर वर्क एंड यू आर टेलिंग टू द ऑडियंस कि आपका काम कितना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जो केस स्टडी हम ले रहे हैं जिसमें अमीडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स जो हैं इनको फ्री रेडिकल की फोटोपॉलीमराइजेशन के लिए यूज़ किया है, तो हम ये देखेंगे कि अमीडाजोल बेस्ड कौन कौन से ऐसे आयनिक लिक्विड्स हैं जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो चुके हुए हैं और लिटरेचर में उनके बारे में क्या डाटा है और कौन से ऐसे गैप्स हैं जिनके ऊपर काम करके आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोसाइटी को दे सकते हैं, या वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके ऊपर काम करके आप उनको मज़ीद बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। तो यू हैव टू फाइंड ऑलमोस्ट 1 गैप और उसकी बेस पे आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करना है, रिसर्च प्रॉब्लम डेवलप करना है और अपनी जो आइंदा की लाहे अमल है, अपनी मेथडोलॉजी जो है, अपने एक्सपेरिमेंटल पार्ट जो है उसको डिज़ाइन करना है। In the introduction part, as I told, we have to build the rapport of our work, और हमें ऑडियंस को ये बताना है कि वो चीज़, वो काम जिसके ऊपर अपना टाइम, मनी, रिसोर्सेज वेस्ट करने जा रहे हैं, why it is important और साइंटिस्ट उसको क्यों इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, क्या उसके ऊपर काम हो रहा है और उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ट्राई टू मेक योर इंट्रोडक्शन और इम्पैक्ट क्रिएटिंग पार्ट बिटवीन 2 to 3 पैराग्राफ्स। जिस तरह यहाँ पर ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा है जिसको हम स्प्लिट करें तो ये तकरीबन 2 से 3 पैराग्राफ हैं, इनको रखने की कोशिश की गई है। उसके लिटरेचर रिव्यू पोर्शन में आप अपने ख़ास उस पॉइंट की तरफ, ख़ास टॉपिक की तरफ मूव करने लग जाते हैं जो कि आपने मेजर नीश में से उठाया है। आयनिक लिक्विड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप अमीडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड के ऊपर काम करने जा रहे हैं और फिर आप उसको चेक करेंगे कि किस तरह से वो फ्री रेडिकल फोटोपॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपकी स्टडी जो है वो 2 से 3 पैराग्राफ की इस बारे में होगी। इन द मेथडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल पार्ट आपके सामने अब आप एक लिटरेचर भी आ गया है, एक रेफरेंस प्रोसीजर्स भी आ गए हैं और आपका एक टास्क भी आ गया है कि आपको अपने ख़ास तरह के रिज़ल्ट हासिल करने के लिए किस तरह की मेथडोलॉजीज़ है, किस तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो इस सारे प्रोसेस को आप डेवलप करते हैं और एक्सपेरिमेंटल पोर्शन में आप इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से मेंशन करते हैं कि आपने कौन कौन से ग्रेड के केमिकल्स लिए, कौन कौन सी कंपनी के लिए थी, उनकी क्या प्योरिटी परसेंटेज थी और फिर उसके बाद आपने उनको किन रेशियो से यूज़ किया, उसके बाद आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए और उसके बाद आपने किस तरह के एनालिसिस परफॉर्म किए और आपके पास किस तरह के
के रिजल्ट्स आए। एक्सपेरिमेंटल पोर्शन में आपने डेफिनेटली बताना है कि आपने कौन से केमिकल्स यूज़ किए, उनकी परसेंटेज क्या रही है, कौन से प्रोसीजर को आपने फॉलो किया है, और फिर उसके बाद जो आपने सपोर्टिंग टेक्निक्स यूज़ की हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सिंथेसिस हुई उनको चेक करने के लिए कि इधर जो सिंथेसाइज हमने किया है वो ठीक बना है कि नहीं, उसकी कुछ फिजिकल बॉइलिंग पॉइंट लिया गया है, उसके बाद उसकी परसेंटेज को चेक किया, परसेंटेज यील्ड चेक की गई है, उसका NMR डाटा लिया गया है, और इस तमाम डाटा को यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। किसी भी तरह की आप कंपटीशनल स्टडीज़ करते हैं, जो मेथोडोलॉजी आप अडॉप्ट करते हैं, उसके लिए जो सैंपल प्रिपेयर करते हैं, उसकी क्या परसेंटेज रखी है आपने, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपने बतानी है। In the result and discussion portion, you are making the discussion about the results you have, and you can make the comparison with the previous result. लिटरेचर से आपको मिले और पास्ट में उन्होंने इसके ऊपर काम किया था, और आप उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। आप अपने रिजल्ट्स को डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स में रन करके यू कैन मेक द कंपैरिजंस, एंड यू कैन प्रेजेंट योर डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ्स, और इन द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेटिव वेज, सो दैट रीडर कैन अंडरस्टैंड एंड कैन मेक द विजुअल डिफरेंसेस अमंग द रिजल्ट्स। अब आपके पास जो रिजल्ट्स आए हैं उनकी केमिस्ट्री को आप डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं यू आर हाईलाइटिंग द एरियाज, द रिएक्टिव एरियाज के कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर जाके आपका रिएक्शन हुआ है और उसकी वजह से क्या चेंजेस आई हैं। उन रिजल्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ अ टेबुलर डाटा आप अच्छे से अपनी रीडर को बताएंगे और ये बताएंगे कि आपके डाटा जो है वो किस तरह से ऑथेंटिक है। जितना सपोर्टिंग डाटा आपका होगा, आपकी जो वेट लैब है, आपने कोई चीज़ बना ली है, उसको प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारी सपोर्टिंग डाटा की ज़रूरत होती है, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को रन करना होता है। फॉर एग्जांपल एक सिंथेसिस को प्रूव करने के लिए कि आपने सिंथेसिस की, आपको बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं। फिर एक चीज़ आपने सिंथेसिस कर ली है तो आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते जब तक आप उसकी फ्यूचर एप्लीकेशंस, आप उसकी हेल्थ के फील्ड में एप्लीकेशन, जिस फील्ड में भी आपका काम है वहाँ पर उसका हमारा सोशल इम्पैक्ट उसका क्या आ रहा है, जब तक उसको आप अच्छे से डिफाइन नहीं करते। तो उसको भी डिफाइन करने के लिए आपको बहुत सारी कोलैबोरेशंस की और बहुत सारी इसी तरह के एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये इक्विपमेंट्स आपको रन करने आने चाहिए, ये टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इनको स्किल्स कहते हैं, जितनी ज़्यादा अपने रेलिवेंट फील्ड में आप इस तरह की टेक्निक्स को जानेंगे, उनके ऊपर एक्सपर्ट होंगे, आप अपने फील्ड में उतने ज़्यादा आपकी कमांड होगी और आपकी उतनी ही डिमांड होगी। और इसी पर्पज़ के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म साइंटिफिक पाकिस्तान जनरेट किया है, जिसका मकसद आप लोगों को आपके फील्ड में रहते हुए, स्पेसिफिकली साइंस के फील्ड में रहते हुए स्किलफुल करना है, और वो तमाम रिसर्च टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ और इमर्जिंग एरिया ऑफ फील्ड से आपको फेमिलियर करवाना है और आपको उसकी महारत देना है, और ताकि आप इधर हायर स्टडीज़ की तरफ जाएं या इंडस्ट्री जॉब की तरफ जाएं, ये रिसर्च स्किल्स जो हैं आपके काम आए। और इसका हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम www.scientificpakistan.com है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पर विजिट करें और देखें कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपकी रिसर्च जर्नी को आसान बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। कंक्लूजन पोर्शन वो पोर्शन है जिसमें आप कंक्लूड करने जा रहे हैं कि आपकी सारी स्टडीज़ जो थी वो आपको किस तरफ लेके गई और आपने उनसे क्या फाइंडिंग्स निकाली और आपके उसके अपने काम के हवाले से फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। एट द एंड आप एक्नॉलेज करते हैं उन तमाम फंडिंग एजेंसीज को, उन तमाम सपोर्टिव लोगों को जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प किया। आफ्टर गिविंग द डिटेल्स ऑफ योर रिसर्च वर्क और उसके सारे रिजल्ट और उसकी एवेल्युएशन स्टेप बाय स्टेप करने के बाद, बड़े पहले लेवल पर आपने ये लिखा कि आपने ये चीज़ सिंथेसाइज कर ली, फिर आपने NMR डाटा से एक स्टेप और नीचे आ गए, फिर आपने नैरो डाउन होते जाना है, और नैरो डाउन होने के लिए कि ये चीज़ कर ली, ये हो गया, ये हो गया, आपने अपने फाइनल कंक्लूजन्स की तरफ आना है। आपका कंक्लूजन आपके रीडर को ये बता रहा है कि आपकी स्टडीज़ जो थी वो किस तरह से दूसरे से मुख्तलिफ थी और आपने अपने एक्सपेरिमेंट से, अपनी रिसर्च से क्या ऐसा मुख्तलिफ किया जो कि पहले नहीं हुआ, और आपके रिजल्ट्स आपको आपके रिजल्ट्स का क्या इम्पेक्ट है, और फ्यूचर में आप अगर उसके ऊपर काम करें या कोई नया आने वाला बंदा काम करे तो उसकी किन लाइन्स के ऊपर मजीद काम हो सकता है। When we talk about the references, हर जर्नल का रेफरेंस लेने का अपना एक मेथड होता है। रेफरेंसेस डेफिनेटली जो डाटा आप ले रहे हैं फ्रॉम द लिटरेचर उसकी बेस पे ऐड करते हैं। आप अपना डाटा बुक से भी ले सकते हैं, जर्नल पेपर से भी ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर से भी ले सकते हैं।
इन सब के फॉर्मेट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप अपने आर्टिकल्स की, आप अपने रेफरेंसेस की एक लाइब्रेरी बना लें। एंड नोट लाइब्रेरी के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें आपके रेफरेंसेस की लाइब्रेरी सेट करने का आपको बताया गया है। वहाँ पर जब आपके रेफरेंसेस सेट हो जाएंगे, रिलेटिव डाटा सारा चला जाएगा, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप वहाँ से उठाएं रेफरेंस और जिस जर्नल में पेपर सबमिट करवा रहे हैं हम उसी के हिसाब से उसको अरेंज कर लें। दिस इज द वेरी कॉमन मेथड ऑफ अरेंजिंग द रेफरेंसेस, जिसमें आप लास्ट नेम पहले लिखते हैं एंड फर्स्ट एंड मिडिल नेम को एब्रिविएशन की फॉर्म में लास्ट में लिखते हैं। फिर उसके बाद आपके पेपर का टाइटल आता है, फिर उसके बाद द नेम ऑफ द जर्नल आता है, उसका ईयर आता है, उसका वॉल्यूम आता है, और फिर उसके बाद उसमें जिन पेजेस पे आपका आर्टिकल, आपका जो रेफरेंस आर्टिकल आपने लिया है वो पब्लिश है वो आता है। अगर आप बुक का रेफरेंस दे रहे हैं तो फिर आपके पास इस तरह से होगा, दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर एंड दिस इज आल्सो द नेम ऑफ द ऑथर, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, दिस इज द नेम ऑफ द पब्लिशर, दिस इज द नेम ऑफ द ईयर ऑफ द पब्लिशिंग एंड दिस इज द पेजेस जिनका डाटा यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। So in this way you can arrange the data of the references in the form of a word file or in the form of a library, और जिस जर्नल को आपने पेपर सबमिट करवाना है वहां से अपना रेफरेंस उठाएं और उस मेथड के अकॉर्डिंग उसको फिट कर लें। So I hope so by watching this detailed video about the introduction of the research paper, about the body of the research paper and how you can start writing your research paper and why it is important to write a research paper. If you still have any queries, you can put them in the comment section, and don't forget to like and share this video and subscribe my channel if you want to more videos like this and you want to excel in your research journey. We'll see you in the next video. Till then, take care.